देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक ना। जैसे इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया था, कण माना गया था, ठीक ना। लेकिन हम इस समय क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तरंग मान के पढ़ रहे हैं। तो जैसे वहाँ एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को कण पाए थे, लेकिन इसमें जब एक्सपेरिमेंट द्वारा हम इसको देखेंगे तो यहाँ हम लोगों को तरंग की भांति व्यवहार करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। जैसे कैथोड की किरणें हुई और बोहर का परमाणु मॉडल हुआ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ, तो इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कण है। यानी इलेक्ट्रॉन इन सब में क्या माना गया है, कण माना गया है। लेकिन जो आधुनिक परमाणु मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है, तरंग। तो जैसे इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यही कहता है ना कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट से यौगिक मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का तरंग और उसका कण दोनों का गुण एक साथ नहीं जान पाएंगे कि तरंग है कि गुण है, एक प्रयोग द्वारा एक ही जानेंगे। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण, मतलब उस कैसा हो, बहुत छोटे कण के लिए है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ तथा निर्धारण असंभव है, ठीक ना। और इनका जो गणितीय मान होता है यह होता है डेल्टा पी क्रॉस डेल्टा एक्स, ये बड़ा होगा आर इक्वल होगा किसके, एच अपॉन 4 पाई के। यही हाइजेनबर्ग का क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत है, ठीक ना। तो मतलब कि इसका मतलब यही हुआ ना कि देखो ये जो है ये हमारा स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक ना। यह डेल्टा पी क्या है, संवेग है। तो संवेग का मतलब ऊर्जा भी हो सकती है, जैसे यहाँ छोटे कण के लिए वेग भी हो सकता है, ऊर्जा भी हो सकती है, संवेग भी हो सकता है, तो छोटे कण के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ से किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसके वेग में देखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करके अगर उसका हम वेग निकालेंगे तो उसकी स्थिति में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। लेकिन यदि स्थिति को निकालेंगे तो उसके वेग में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। तो यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। मतलब कि एक ही प्रयोग द्वारा हम दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट अलग अलग करेंगे तो हमें मान अलग अलग आएगा। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, ठीक ना। बात समझ में आई। क्वेश्चन है कि एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा गति कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जाए, ठीक ना, मतलब ज़्यादा त्रुटि न हो, मतलब उसमें 2% यथार्थता के अंदर मापा जाए, तो इस स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। तो हमें डेल्टा एक्स का मान पूछा है, ठीक ना। डेल्टा एक्स का मान हमसे पूछा है कि डेल्टा एक्स क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो 2% यथार्थता यानी गति को 2%, तो गति का 2% मतलब निकालेंगे, ठीक ना। मतलब 2% तक ज्ञात करना है यथार्थता की सीमा के अंदर। तो चलिए देखिए यथार्थता का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, निश्चित निश्चित, ठीक ना, एक साथ यथार्थ यानी एक साथ निश्चित। चलिए देखिए तो यहाँ हो जाएगा मतलब डेल्टा वी, जो गोल्फ की गेंद है उसका वेग कितना होगा, डेल्टा वी 45 है ना, नहीं कितना है, 45 है, 45 गुणे 2/100, क्योंकि 2% दिया है और प्रतिशत का मतलब होता है 1%, तो यहाँ 2 दिया तो 2% है, तो यहाँ से 45 दूनी 90, ठीक, और बट्टे 100 बराबर 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, गेंद का वेग आ गया, ठीक। फिर देखिए यम बराबर कितना दिया यम बराबर दिया है 40 ग्राम में है ना। इसको 40 बट्टे क्या कर लेंगे, 1000 करेंगे, केजी में बदलेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.04 kg, यही होगा ना, यहाँ से कट जाएगा और यही आएगा ना 0.04 kg होगा, ठीक। अब देखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ से एच बराबर भी निकाल लेंगे, एच बराबर भी निकाल लीजिए, कितना होता है 6.626 गुणे 10 की पावर ऋण 34 जूल सेकेंड, ठीक ना। चलिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? डेल्टा पी गुणे डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक ना। तो यहाँ हम इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमें एक साथ यथा निर्धारण ज्ञात करना है। तो यहाँ डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी गुणे, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, कण के लिए द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा, और गुणे डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई। इसके बाद यहाँ से हम जब डेल्टा एक्स बराबर निकालेंगे तो एच अपॉन क्या आ जाएगा, 4 पाई गुणे डेल्टा वी गुणे एम। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6.626 गुणे 10 की पावर ऋण 34/4 गुणे इसका मान कितना होगा 3.14 गुणे डेल्टा वी का मान कितना है 0.9 और गुणे इसका मान कितना है 0.04। अब इसको जो है सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है 1.464 गुणे 10 की पावर 33 मीटर में आएगा, ठीक ना। यही हाइजेनबर्ग का क्या है अनिश्चितता सिद्धांत से, मतलब इसकी डेल्टा एक्स की स्थिति है उस कण की, ठीक ना। अब देखो यहाँ ये स्थिति निकालें लेकिन वेग नहीं निकाल पाए, अगर वेग निकालेंगे तो स्थिति नहीं निकाल पाएंगे, स्थिति निकालेंगे तो वेग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। यही लगातार चलता रहेगा। देखिए परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक क्या होता है, ठीक ना, एटॉमिक ऑर्बिट्स। जैसे इसमें हम पहले पढ़े थे, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, और किसका, रदरफोर्ड का, थॉमसन का, इन सब परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें जो क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, मतलब घूमते हैं। इसमें यही बताया गया है, जो इसके पहले हम लोग परमाणु मॉडल पढ़े थे उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक। लेकिन जो परमाणु ऑर्बिटल है इसमें मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं हैं, मतलब जो वृत्तीय कक्षाएँ हैं उसमें इस मॉडल में जो है, आधुनिक मॉडल में वृत्तीय कक्षाएँ नहीं हैं, ठीक ना। तो इसमें है क्या, तब इसमें जो वृत्तीय कक्षाएँ नहीं, इसमें जो स्पेस है, स्पेस का मतलब समझ रहे हो ना, आकाश की तरह त्रिविमीय क्षेत्र, मतलब 3 डायमेंशनल है ये। 3 डायमेंशनल मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें ऊंचाई भी हो। मतलब परमाणु के अंदर जो है स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएँ नहीं हैं, इसमें हैं क्या, 3 डायमेंशनल स्पेस है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, कक्षक, ठीक ना, कक्षक कहते हैं। और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। कोष और उपकोष नहीं पूछ रहे हैं। अगर कोष पूछा जाए, किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या बताओगे, 2n²। अगर कोष पूछा जाए तो 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अगर कक्षक पूछा जाए ऑर्बिटल्स, तो उसमें कितने होते हैं, 2, विपरीत स्पिन के होंगे, एक इस तरह रहेगा ऊपर के और एक नीचे रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कक्षक, ठीक ना। इसके बाद देखिए, और अगर किसी उपकोष में पूछा जाए तो यस उपकोष में 2 होता है, पी उपकोष में 6 होता है, और डी उपकोष में 10, एफ उपकोष में 14 होता है, ठीक ना, बात समझ में आई। और किसी उपकोष में अगर हम देखें तो इसको भी हम बता रहे हैं उपकोष क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये समझ में आया ना, कक्षक के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, ठीक। अब देखिए इसमें कक्षक क्या होती हैं, तो सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा कोष होता है, जिसको हम KLMN कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, उपकोष होता है, जिसको हम SPDF बोलते हैं। और प्रत्येक उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो इनको प्रदर्शित किससे करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा N है,
n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? ऊर्जा स्तर को, यानी उप कोष को नहीं, उच्च ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, मतलब कोष को। जैसे n बराबर अगर 1 लिख दें तो ये नाभिक के नज़दीक हो जाएगा। अगर n बराबर 2 लिख दें तो जैसे एक के है तो ये क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। मतलब n जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा यल। यल को हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं इसको। ठीक, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये उपकोष को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, उपकोष का मतलब हमारा S P D F, ये क्या है? उपकोष। मतलब किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष को। ठीक ना, ये L जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। और जो यम होता है ये किसको प्रदर्शित करता है? कक्षक को, जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, यम को। तो ये इसी को कक्षक, यही जो है कक्षक को प्रदर्शित करता है। और जैसे देखो यस है ना, इसमें एक कक्षक होती है और इसमें विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितनी कक्षक होती हैं? 3 कक्षक होती हैं। डी में कितनी कक्षक होती हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। ठीक ना, तो इन कक्षकों में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें कक्षक कहते हैं। या हम अभी परिभाषा इसकी बताए हैं कि मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। और एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? अब थोड़ा इसकी एनर्जी हम देख लेंगे, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी अधिक होती है। जैसे देख लीजिए, अगर हम इसमें देखें, उपकोष में देखें, ठीक ना, तो जो यस होता है, यस इसमें एनर्जी इसकी कम होती है। किसकी अपेक्षा? पी की अपेक्षा। और पी की कम होती है डी की अपेक्षा, और डी की कम होती है एफ की अपेक्षा। ठीक ना, तो देखो जो यस की आकृति होती है, जो यस की आकृति होती है वो कैसी होती है? यस की आकृति देखो, एक गोलाकार होती है, ये यस है। इसको हम कहते हैं यस ऑर्बिटल्स। ठीक ना, यस ऑर्बिटल्स। और पी की जो होती है वो डंबलाकार होती है, इसको क्या कहते हैं? पी ऑर्बिटल्स। ठीक ना, पी ऑर्बिटल्स। और जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी क्या होती है आकृति? डबल डंबलाकार होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल्स। ठीक, और जो एफ ऑर्बिटल की आकृति होती है वो जटिल होती है, ब्लैक बोर्ड पर नहीं उसको बनाया जा सकता है। इसकी जो आकृति होती है एफ ऑर्बिटल्स की वो थोड़ा जटिल होती है। ठीक ना, तो ये है। इसके बाद देखिए, अगर हम तो यहाँ तो एनर्जी तो बता दिए कि मतलब यस की अधिक होती है, इसके यस की सबसे कम होती है, इसके बाद पी की होती है, इसके बाद डी की, एफ की सबसे अधिक होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि पी की अधिक हो जाती है, डी की कम आ जाती है, या यस की अधिक हो जाती है, पी की कम हो जाती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कैसे इसको? एन प्लस यल रूल से, एन प्लस यल नियम से निकालते हैं। तो एन किसको प्रदर्शित कर रहा है? दिगंशी हमारे क्या नाम है? मुख्य क्वांटम संख्या या यानी ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यल हमारा क्या प्रदर्शित करता है? एस पी डी एफ को एक याद रखना 0 123। ठीक ना, अगर यस है तो यल का मान 0, पी है तो 1, डी है तो 2, एफ है तो 3 रखते हैं एन प्लस यल में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए एक 3D और यहाँ एक लिख दिए, यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए कि हम लिख दें 5S। ठीक ना, या हम यहाँ मान ले रहे हैं 5P लिख दिए। तो अब देखेंगे हम इसमें एनर्जी किसकी अधिक है। ठीक ना, यानी किसकी ऊर्जा अधिक है। तो यहाँ लिखिए एन बराबर, पहले हम इसका निकाल रहे हैं 3D का। यहाँ देखिए एन बराबर कितना है? 3। और यल बराबर कितना होगा? डी कितना है? 2। तो इसको एन प्लस यल में जोड़ दीजिए, एन प्लस यल नियम से। तो 3 + 2 बराबर 5। अब फिर इसको उठाइए, 5 + यल का मान कितना है? पी है ना 1, कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ देखो ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो किसकी एनर्जी यहाँ अधिक होगी? 5P की। ठीक ना, यहाँ पर एनर्जी किसकी अधिक होगी? 5P की। कभी कभी ऐसा आएगा कि मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे देखो 3D है
और 4p है, 3d है और 4p। इसमें देखिए 4 और प्लस ए, p का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए इसके बाद जो है एक और क्या लिए थे, 4p लिए थे और कौन 3d, और 3d में रखिए 3 + 2 बराबर, इसमें भी देखो 5 है, मतलब 5 5 दोनों में आ रहा है। तब हम ये देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, तो जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम रहेगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होगी उसकी क्वांटम संख्या ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ समझ आया बात, ठीक ना। तो यही है हमारा मतलब परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। अभी आगे हम ये सबको बताएंगे, इस सबको मतलब n+l नियम क्या है, अब ये सब बताना आगे है, ठीक ना। ये तो थोड़ा समझाए हैं।